ससुराल में लगी आग। मुंबई नाम के एक शहर में सावित्री अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती थी। सभी बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक संडे की सुबह सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। माँ जी, रोटियां और लाऊं? अरे बहू, तूने अब तक नाश्ता नहीं किया, हमें ही खिलाती रहेगी क्या? अब तू ना मुझसे मार खाएगी। बैठ यहाँ, मैं तुझे गर्मा गर्म रोटियां परोसती हूँ। आप सबको खाना खाते देख मेरा पेट ऐसे ही भर जाता है माँ जी। कौन बोलेगा कि आप दोनों सास बहू हैं? लगता है एकदम माँ बेटी ही है। पहला घर है जहाँ सास बहू में इतना स्नेह देखा है, वरना जहाँ देखो सास बहू ना एक दूसरे को काटने को दौड़ती है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ सोमा, जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। तुम दोनों में ऐसे ही प्यार बना रहे और हमारा घर यूं ही खुशहाल रहे, और क्या चाहिए भगवान से। क्यों बेटा? सभी प्यार भरी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ सावित्री की बेटी पारुल अपना सामान लिए आती है। अरे पारुल, अचानक तू यहाँ कैसे? क्यों माँ, शादी के बाद बेटी अपने घर भी नहीं आ सकती क्या? तुम बोलो तो चली जाती हूँ मैं माँ। अरे नहीं नहीं दीदी, माँ के कहने का ये मतलब नहीं है। घर पर सब ठीक तो है ना? जिस घर में मेरी बहन हो वहाँ तो पटाखे फूटते हैं, आतिशबाजियाँ होती है, वहाँ फोड़ाई होगी कोई पटाखा। अरे क्यों छेड़ता है इसे तू हर समय? तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे बेटा। अब नाश्ता कर ले। सभी साथ में नाश्ता कर लेते हैं। पुष्पा रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करने चली जाती है और पारुल अपनी माँ के पास उसके कमरे में। माँ, तेरे पास नानी के दिए हुए जो गहने हैं ना, मुझे दिखाना वो। रुक, अभी दिखाती हूँ। अरे प्रिया, इधर तो आ। प्रिया रसोई से भागती हुई आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? मैं अपनी माँ के जेवर निकाल रही हूँ, आ तू भी देख ले। सावित्री अपनी माँ के कीमती जेवर अपनी बेटी और बहू को दिखाती है, जिसे देखकर पारुल कहती है, माँ ये हार मैं ले लूँ? नहीं नहीं, ये मैंने प्रिया के लिए रखा है। जब इसे पहला बच्चा होगा तब उसे पहनाऊंगी। अरे कोई बात नहीं ना माँ, पारुल ले ली ना हार, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं पहनूं या पारुल? नहीं नहीं भाभी, अब इसे तुम ही पहनना। पारुल को ये बात चुभ जाती है और वो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, माँ तो सब कुछ करण की पत्नी को देने को बैठी हुई है। ऐसे तो इस घर से मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। मेरे साथ ये सही नहीं किया माँ तूने। अब देखो भाभी, तुम्हारे रामायण निवास को मैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि कैसे बनाती हूँ। अपने मायके की शांति को खत्म करने की पारुल ठान लेती है और अपनी भाभी के पास रसोई में जाकर कहती है, दिन भर नौकरानियों की तरह तुम काम करती हो, भैया को ये नहीं कि आकर कभी कोई मदद भी कर दी। अरे नहीं नहीं दीदी, इन्हें दुकान से इतनी फुर्सत ही कहाँ। यहाँ तो दाल नहीं गल रही, करण भैया के पास जाती हूँ। पारुल अपने घर की दुकान पर चली जाती है और दुकान की चीज़ों को इधर उधर रख देती है ताकि उसके पिता और भाई के बीच अनबन हो जाए, और कुछ हद तक ऐसा हो भी जाता है। अरे करण, वो शर्मा जी के माल को कहाँ रख दिया तूने? बेचा तो नहीं है ना, क्योंकि गले में पैसे भी नहीं है। मैंने तो देखा भी नहीं है शर्मा जी से कब माल आया। उम्र हो गई आपकी और कुछ नहीं। अपने भाई और पिता में हो रही बहस को देखकर पारुल खुश हो जाती है और हर रोज़ कोशिश करती कि अपने मायके में सभी के बीच दरार आ सके। एक दिन अपनी माँ के पैर दबाते हुए वो कहती है, माँ, तूने भाभी को कुछ कहा था क्या? नहीं तो बेटा, पर तू क्यों ऐसा पूछ रही है? बड़ी उखड़ी उखड़ी थी, कह रही थी इस घर में सबके मन की करती आई हूँ, अब अपने मन की करूँगी, खाना भी अपने मन का बनाऊँगी। पर ऐसा क्यों? मैंने तो हमेशा उसे कहा है कि बहू अपने मन की टिंडे की सब्जी बना लिया कर, पर यह सोच कर कि घर में उसके अलावा कोई उसकी सब्जी को खाएगा नहीं, वो बनाती ही नहीं। पारुल इस बात को पकड़ लेती है और जाकर प्रिया से कहती है, भाभी, माँ ने टिंडे की सब्जी बनाने को कहा है। पर माँ तो टिंडे की सब्जी नहीं खाती। वो तो क्या घर में कोई भी टिंडे नहीं खाते? पता नहीं, पापा से फ़ोन पर बात कर रही थी, बड़े गुस्से में थी। फिर मुझे बोला जा टिंडे बनाने बोल दे प्रिया को, तो भाई मैंने तो बोल दिया। अब हाँ, तुम समझो जो समझना है। पारुल की बात सुनकर प्रिया टिंडे की सब्जी बना लेती है।
जिसे देख अब सावित्री को पारुल की कही बात पर भरोसा हो जाता है। दिन भर दुकान में पापा से दिमाग लगा और फिर ये टिंडे। वो माँ जी, तो माँ तुम ही खाओ ना, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। पारुल मन ही मन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और बाकी घर के सभी लोग भूखे ही अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। भाभी, माँ की गलती है। बताओ, तुम्हारा तो मजाक बना दिया, भैया भी तुमसे नाराज हो गए। क्यों कर रही है माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ ना बचपन से ही भैया को बांट नहीं सकती थी, और बांटना पड़े तो उसे पाने को कुछ भी करती। हाँ, खैर तुम आराम करो, बहुत काम करती हो ना, थक गई होगी। फिर पारुल अपनी माँ के पास जाकर कहती है, भाभी भी ना, क्या मज़ा आया सबको भूखा रखकर। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी ना, लो मैंने बोला ही था, चिढ़ कर बैठी है तुमसे। खैर सो जाओ, तुम आराम करो। पारुल अपने काम में सफल होती नजर आती है और अगले दिन वो अपना आखिरी दांव फेंकती है और सोमा को काम से निकाल देती है। दीदी ज़रा सोमा को कॉल लगाइए ना, आई नहीं वो अब तक। दीदी, वो माँ ने उसे काम से निकाल दिया, कह रही थी कि प्रिया तो है ही, तो काम वाली का खर्चा क्यों उठाए। ये सुनकर प्रिया सह नहीं पाती और करण को कॉल करके घर बुलाती है। माँ जी, घर की शांति बरकरार रहे इसलिए अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। मुझे आपके घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं और करण यहाँ से चले ही जाते हैं। प्रिया अपना बैग पैक कर अपने पति के साथ दहलीज लांघती ही है कि उसी वक्त सोमा वहाँ आ जाती है। आप इस घर से नहीं जाएंगी भाभी, मैं एक नौकरानी हूँ, पर आपने मुझे अपनी बहन की तरह रखा, आपका घर मैं टूटने नहीं दूंगी। सोमा प्रिया को सबके बीच में ले आती है और वहाँ पारुल का पर्दाफाश कर देती है। ये सब ना पारुल का किया धरा है मालकिन, वो आपके और प्रिया भाभी के बीच दरारें डालना चाहती थी। सोमा एक एक कर पारुल का रूप सबके सामने ला देती है। कुछ पैसे के लिए तू इतना गिर गई बेटा, अपने भाई का घर तोड़ने चली थी। तुम सब ले लो पारुल, ये सब क्या है, क्यों किया? तुम्हारे कारण मैंने पापा से बहस किया, मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं चली जाती हूँ माँ अपने ससुराल। हाँ, वही बेहतर होगा। पारुल अपना शर्मिंदा चेहरा लिए वापस अपने ससुराल लौट जाती है और सावित्री का परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है।